नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस वक्त हम नजर डालेंगे आज की 4 बड़ी खबरों पर और इसमें हम बात करेंगे G20 में किस तरह से भारत का जलवा नजर आ रहा है, साथ ही गुजरात में कैसे भारी घमासान मचा हुआ है ठीक चुनाव से पहले। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे आफताब का सच सामने आएगा और क्या सच अब सामने आ पाएगा, क्योंकि नार्को टैक्स की बात हो रही है। और नार्को टेस्ट के बाद हम बात करेंगे पोलैंड पर हुए हमले की, क्या अब छिड़ेगा विश्व युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सबसे पहले बात होगी बाली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन की। तो इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में आज भारत को G20 की आधिकारिक रूप से अध्यक्षता मिल गई है। इंडोनेशिया ने भारत को आगामी वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता सौंपी। इसी के साथ बाली में G20 समिट का समापन हो गया। आपको बता दें कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। G20 समिट के समापन पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करेगा। भारत के लिए ये अत्यंत सुखद संयोग है कि हम G20 अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। बता दें कि 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद G20 समूह का गठन हुआ था। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मामलों में सहयोग के लिए ये समूह काम करता है और अगले साल 2023 में 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में अगला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। G20 समूह में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत के अलावा अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील, कनाडा, चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब और टर्की शामिल हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज G20 शिखर सम्मेलन 2022 का अंत हो गया है और इसके अंत में भारत को इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है। 2023 का G20 सम्मेलन दिल्ली में होगा और भारत में होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए भारत को अध्यक्षता सौंप दी गई है और भारत इसकी तमाम तैयारियां शुरू भी कर चुका है। आपको बता दें कि G20 जिसकी शुरुआत की गई थी, दरअसल 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसको लेकर G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और इसका मकसद है दुनिया भर के जो देश हैं उनको आर्थिक सहयोग करने का, जो आर्थिक मामले हैं उन पर चर्चा करने के लिए G20 समूह का गठन किया गया था। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मामलों में सहयोग के लिए ये समूह बनाया गया था और अगले साल 2023 में ये सम्मेलन भारत में होने वाला है। 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोल रही हैं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है।
आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिससे पहले लगातार राजनीतिक घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी कंचन जरीवाला के अपहरण का आरोप लगा रही है। आज आपके उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। दरअसल सूरत ईस्ट से आपके प्रत्याशी लापता हो गए थे, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर अपहरण का आरोप लगा रही थी। आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव के प्रभारी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि कंचन जरीवाला को धमकाकर नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यही कुछ तस्वीरें हैं जिनको देखकर और दिखाकर राघव चड्ढा ने ये बयान जारी किया है। वो कह रहे हैं कि डरा धमकाकर नामांकन वापस लिया गया है और उनके प्रत्याशी को डराया गया है, धमकाया गया है, साजिशन नामांकन वापस करवाया गया है। ये अब तक आप लोग विधायकों का अपहरण कर रहे थे अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए। अब गुजरात में आपने नया तरीका शुरू किया है प्रत्याशी के अपहरण का, कि प्रत्याशी को ही आप अपहरण कर ले रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। मुद्दे बताइए, क्या आपने किया है 27 सालों में, उसका ब्यौरा दीजिए, चुनाव लड़िए। इस प्रकार से प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाकर उनका अपहरण करने की कोशिश मत कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग में जरा सी भी अगर निष्पक्षता है तो इस कैंडिडेट को, जिसका नाम वापसी का दबाव बनाया जा रहा है, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उसको स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव न। सभा क्षेत्र से सूरत ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को
कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया। सुबह से वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कस्टडी में है। ये किडनैपिंग है, अपहरण है। कल सुबह से उन्हें और उनके परिवार पे लोकल बीजेपी के गुंडों ने दबाव बनाया कि आप अपना नामांकन रद्द कराएं। कल स्क्रूटनी का आखिरी 20 ना हो, गड़बड़ी ना हो। ये स्क्रूटनी वाले दिन इलेक्शन कमीशन देखता है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब खुद चेक करते हैं। तो पहले हमारे कैंडिडेट पे दबाव बनाया गया कंचन जारीवाला जी पे कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाएं और अपना नामांकन रद्द कराएं। कंचन जारीवाला साहब और उनके परिवार ने जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की बात नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी के बदमाश गुंडे उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर खुद आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर गए। वहां दफ्तर पे दबाव बनाया आरओ पे कि उनका नामांकन वापस लिया जाए। यहां तक कि कंचन जारीवाला साहब और उनके जितने प्रस्तावक थे उन पर दबाव बनाया गया कि आप बोलो कि हमने दस्तावेज नहीं दिए, हमने फॉर्म पे हस्ताक्षर नहीं करा, हम ये नामांकन रद्द कराना चाहते हैं। हर प्रकार का दबाव बनाया। जब कानूनी कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हो गई थी, जब कागज यानी कि नॉमिनेशन के पेपर्स और कैंडिडेसी रिजेक्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं था और स्क्रूटनी में सारे कागज पास हो गए, तो भाजपा के गुंडे हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को वहां से अपनी कस्टडी में ही किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले गए। दोपहर 1 बजे से कंचन जारीवाला साहब का फोन बंद है, उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता और बीजेपी के गुंडों ने हमारे कैंडिडेट को किडनैप कर लिया। ये बात की कि उनको बीजेपी के गुंडों ने उठा लिया है और कल से आरओ के दफ्तर के सामने से गुंडे उठा के ले गए थे। उनका ना फोन लग रहा था, फोन स्विच ऑफ था, परिवार का पता नहीं, घर पे नहीं। आज अभी अभी भारी पुलिस प्रोटेक्शन में उनको आरओ के दफ्तर लाया गया है। 500 पुलिस वालों में घेर के उनको आरओ के दफ्तर में लाया गया है और वहां उनको जबरदस्ती नॉमिनेशन वापस लिवाया जा रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन में लाके, पुलिस के में घेर के लाके 500 पुलिस वाले उनको घेर के लाए और अब उनको आरओ के दफ्तर में बिठा दिया गया है और वहां उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि ये सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की लूट हो रही है कि किस तरह से एक कैंडिडेट उसको आरओ के दफ्तर से उठाया जाता है और उसके बाद में उसको 24 घंटे गायब रख के उसको किडनैप करके रखा जाता है और फिर पुलिस। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और सभी लोगों का जमावड़ा लग गया था और पुलिस जो प्रत्याशी हैं उसको लेकर गई थी। किस कदर माहौल यहाँ पर था वो आप देख सकते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासत है वो अलग ही मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप हर चुनाव में होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग किस्म के आरोप लग रहे हैं। और आपको बता दें कि राजनीतिक घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी कंचन जारीवाला के अपहरण का आरोप लगाती रही और आज अचानक आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है कंचन जारीवाला वो पहुंचते हैं और दफ्तर जाकर नामांकन वापस ले लेते हैं बड़े ही नाटकीय ढंग से। और आपको बता दें कि वो सूरत ईस्ट से प्रत्याशी हैं और वो लापता हो गए थे। इस वक्त हमारे साथ अजय महावर जी जुड़े हुए हैं जो कि दिल्ली से विधायक हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है महावर जी आपका एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। महावर जी, ये आखिर हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी के साथ? चाहे दिल्ली की बात करें चाहे गुजरात की बात करें, मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और वो हर बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इनका तो काम है आरोप लगाना। ये भ्रष्टाचारी कट्टर भ्रष्ट लोग हैं, ये कट्टर भ्रष्ट लोग। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कट्टर गिरगिट लोग हैं ये, जो बार बार अपना रंग बदलते हैं। और ऐसे लोग सिर्फ लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए खुद थप्पड़ मरवाते हैं, तो ऐसे ऐसे काम करते हैं ये। लेकिन जनता इन महाठगों को समझ चुकी है और ये तो इनका बस चले तो ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल होने वाले लोग हैं। ये तो दिल्ली में शराब नगरी बनाने वाले लोग हैं। इन्होंने अपने कोई वादे जनता से पूरे नहीं किए, इसलिए तरह तरह के ड्रामा रचने का काम कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार से ये अपने आप को एक सहानुभूति का पात्र बना सके। लेकिन
आपको क्या लगता है कहाँ वो अचानक से गायब हो गए, आज आकर नामांकन वापस ले लिया? क्या वाकई कोई पार्टी इस तरह से करेगी कि अपने ही प्रत्याशी का नामांकन वापस करवा ले? नहीं, क्यों नहीं? अगर कोई ऐसी बात अंदर की कोई छुपी हुई होगी। अभी देखिए दिल्ली में क्या हुआ, उनके एमएलए मॉडल टाउन के अखिलेश पटेल त्रिपाठी पर 90 लाख के आरोप हैं, उनके पीए गिरफ्तार हैं, उनके भांजे गिरफ्तार हैं। क्या हो रहा है इस पार्टी में? ये तो राजनीति बदलने आए थे। आज 100% टिकट बेचने का काम ये पार्टी कर रही है। ये पार्टी भ्रष्टाचार के जो लोग पैसे लेकर टिकट देंगे, वो जो पैसे देकर आए हैं, वो क्या सेवा करेंगे? वो मेवा खाएंगे, वो सेवा नहीं करेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है भ्रष्ट पार्टी का भ्रष्ट तंत्र है, और ये भ्रष्ट तंत्र वाले लोग खुद ही ड्रामा कर रहे हैं। कोई ऐसी बात इसमें छुपी हुई है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आप पाएंगे ये सारा षड्यंत्र इनका खुद का मिलेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ सूर्य त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सूर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। सूर्य जी, अभी मैं महावर साहब से बात कर रही थी, विधायक हैं दिल्ली में, भाजपा के विधायक हैं। वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ये सारा कुछ नाटक रच रही है, जो गुजरात में हो रहा है ये सारा कुछ आम आदमी पार्टी का रचा हुआ नाटक है और इसकी जांच होनी चाहिए। बार बार आप पर अलग अलग मामलों में यही कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी की जांच करवाओ। मुसीबतें आपकी बहुत बढ़ती जा रही है सर। मैंने आप ही के चैनल पर बैठकर ये बात कही थी, ये 2015 से हमारी जांच कराते आ रहे हैं और इनको आज तक हमारी जांच में कुछ नहीं मिला। और गुजरात में इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि ये बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी नुक्कड़ सभाओं में भीड़ बढ़ के आ रही है, लोग उभर के आ रहे हैं, हमारे डोर टू डोर कैंपेन में लोग उभर के आ रहे हैं। हारने के ये लोग, अरे सुनिए भाई, आप भाजपा के लोग हारने के कगार पर खड़े हैं। भाजपा के लोग गुजरात में इनके 27 साल का जो किला है वह बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। इसलिए ये लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रत्याशियों का अपहरण करा रहे हैं, हमारे नेताओं पर हमले करा रहे हैं। हमारे नेता थे मनोज सोरठिया थे, उन पर इन लोगों ने जानलेवा हमला कराया। ये लोग हार रहे हैं और इस बार गुजरात में जनता इनको बहुत बुरी तरीके से हराने का काम कर रही है। और ये जांच जितनी चाहे उतनी करा ले, हम जांच से भागने वाले लोग नहीं हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम जेल और जांच से भागने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, और ये लोगों को इस बार जनता चुनाव में बताएगी। चलिए ठीक है, जो कुछ गुजरात में हो रहा है देखिए वो बहुत ही ज्यादा नाटकीय था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया महावर साहब और बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो कुछ भी गुजरात में चल रहा है इस वक्त बहुत ही ज्यादा नाटकीय ये तमाम तस्वीरें नजर आई थी, जिसके बाद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सारा नाटक आम आदमी पार्टी का रचा हुआ है सहानुभूति के लिए, और आम आदमी पार्टी की इस मामले को लेकर भी जांच होनी चाहिए। अब क्या सच है और क्या झूठ, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन वक्त के साथ ये भी पता चल जाएगा कि आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम क्यों होती हुई नजर आ रही हैं, कौन सच कह रहा है कौन झूठ। चलिए अब बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है और इस केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। श्रद्धा की हत्या उसी के प्रेमी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने की और इसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए। इस वारदात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आफ्ताब ने ये सब कुछ कैसे किया। मर्डर करने के बाद जब वो शव के टुकड़े कर रहा था तो क्या उसे डर नहीं लगा? कैसे वो 20 दिन तक शव के टुकड़े के साथ उसी फ्लैट में रहा और आखिर कैसे ये सब करते समय उसकी खुद की रूह नहीं कांपी? बेशक आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में किया, लेकिन उसके बाद अगले 20 दिन तक उसने जो कुछ भी किया वो बेहद सोच समझ कर किया। कमरे में अपनी मोहब्बत का गला घोटने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाना और ठिकाने लगाने से पहले लाश के टुकड़े करना, इन सब चीज़ों के बारे में उसने बहुत बारीकी
बारीकी से सोचा था। इतना ही नहीं, लाश को ठिकाने लगाने के बाद कैसे कमरे से हर सबूत मिटाना है, उन्हें साफ करना है, इसके बारे में भी बाकायदा उसने स्टडी की थी। हिंदी जानते हुए भी लगातार अंग्रेजी में पुलिस के सवालों के जवाब देने वाला आफताब बखूबी जानता है कि इकबाल जुर्म करने के बावजूद उसने दिल्ली पुलिस को सबसे मुश्किल केस में उलझा दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब साकेत कोर्ट ने नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। अब नार्को टेस्ट के बाद और क्या खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज पुलिस को एक बड़ी मदद इस मामले में ये मिली है कि नार्को टेस्ट के लिए सीधे सीधे अब इजाजत कोर्ट ने दे दी है। तो नार्को टेस्ट से काफी मदद मिल सकती है। जिस तरह से आफताब घुमाने की कोशिश कर रहा है पुलिस को, वो अब आफताब नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये बर्बरतापूर्ण हत्या का जो मामला सामने आया है, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर रह गई। दिल्ली पुलिस लगातार इसमें तफ्तीश कर रही है, बावजूद इसके जिस तरीके से एक शव को 35 टुकड़े में करके उसको फेंका गया है, वो दिल्ली पुलिस के लिए सबसे पहले चुनौती यही है कि उस टुकड़ों को बरामद करना, और अभी तक वो 35 टुकड़े बरामद नहीं हो पाए हैं। और सबसे बड़ा जो है उसमें वो भी जो उसका जो है उसका सर है जो ढूंढना है, जो इस केस में बहुत बड़े खुलासे कर सकते हैं। और लगातार दिल्ली पुलिस इस मामले में कह रही थी कि जो आफताब है आरोपी, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो आखिरकार अब साकेत कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब के लिए ये नार्को टेस्ट के लिए आगे बढ़ेगी। और जाहिर तौर पर जब नार्को टेस्ट होगा तो काफी अहम खुलासे इसमें हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि उस खुलासे में और क्या नई चीजें इसमें सामने आती है, और दिल्ली पुलिस के लिए वो चुनौती वाली बात रहती है, या दिल्ली पुलिस के लिए वो खुद इस केस में काफी सहायक साबित होती है। वो अब नार्को टेस्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। जी नितिशा। बिल्कुल, लेकिन अपने आप में देखिए ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आफताब ने सोच समझकर मर्डर किया और उसके बाद गुनाह के तमाम सबूतों को छुपाने की कोशिश की, ये बहुत ही सोची समझी और साजिश के तहत किया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चौथी बड़ी खबर, आज की आखिरी बड़ी खबर, पोलैंड में मिसाइल गिरने से दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस मिसाइल अटैक में 2 लोगों की मौत हो गई है। पोलैंड ने मिसाइल गिरने की बात मानी है। मिसाइल रूस की बनी हुई है। पोलैंड ने रूसी राजदूत को तलब किया है और रूस और यूक्रेन की जंग के बाद पहली बार कोई नेटो देश जंग की जद में आया है। इसके बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि रूस का कहना है कि मिसाइल गलती से गई है। इंडोनेशिया के बाली में G7 और नेटो देशों के नेताओं ने इस मुद्दे पर आपात चर्चा के बाद बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया था कि हमने पोलैंड में हुए धमाके पर चर्चा की है। हम पोलैंड को इसकी जांच में पूरा सहयोग करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। हम अगले कदम के लिए पोलैंड के साथ नजदीकी से संपर्क में रहेंगे। बयान में इन देशों ने रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन का साथ देने का वादा दोहराते हुए यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल हमलों की बड़ी निंदा की है, जो बीते रोज किया गया था। फ्रांस ने भी इस हमले पर सावधानी बरतते जाने पर जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र के कई देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं, तो इस मामले में सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। तो आपको बता दें, एक तरफ G20 शिखर सम्मेलन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पोलैंड पर जो मिसाइलें गिरी हैं उसको लेकर आपात बैठक बुलाई गई और G7 देशों की बैठक बुलाई गई थी। G7 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, एक बार वो हम आपको बता देते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, ये तमाम G7 देश हैं। वहीं नाटो देश, आपको बता दें कि पोलैंड नेटो का एक मेंबर है और नेटो में इस वक्त 30 देश हैं, 30 सदस्य देश हैं नेटो के। हालांकि नेटो की जब शुरुआत हुई थी 1949 में, तब 12 राष्ट्र इसके
इस अलायंस में शामिल हुए थे, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, आइसलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, नॉर्वे और पोर्टुगल के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स भी था। लेकिन धीरे धीरे नेटो सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई और आज 12 से 30 मेंबर्स हो चुके हैं नेटो के। अब देखिए होता क्या है, नेटो का जो आर्टिकल 4 और 5 है उसके तहत आज आपात बैठक बुलाई गई और 5 के तहत किस तरह से ये मामला अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है वो हम आपको समझाते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी नेटो सदस्य किसी भी मसले को उठा सकता है जो कि जरूरी हो, सिक्योरिटी से खास तौर पर जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जिसको उसे लगता है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि ऐसे मुद्दे को वो देश उठा सकता है, उस पर चर्चा कर सकता है, बैठक बुलाई जा सकती है। और आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी भी नेटो देश पर अगर हमला होता है तो उसमें साथ देने के लिए सभी नेटो देश एक साथ आएंगे, एकजुट होकर उस हमले पर लड़ेंगे। उस हमले को उस देश पर नहीं बल्कि नेटो पर हमला माना जाएगा। अब देखिए अगर इस पूरे मामले पर नेटो आगे कदम बढ़ाता है तो स्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं, क्योंकि नेटो का आगे बढ़ने का मतलब है कि सीधे सीधे नेटो यानी 30 वो मेंबर कंट्रीज जो नेटो का हिस्सा है उनके और रूस के बीच जंग छिड़ जाएगी। और रूस अगर वाकई नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ती है तो चीन इसमें साथ आ जाएगा। और अगर चीन रूस जैसी महाशक्तियां इसमें युद्ध में उतर आती हैं, यूरोपियन यूनियन उतर आता है, यूएस उतर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि विश्व युद्ध की तरफ किस तरह से ये पूरा जो यूक्रेन रूस युद्ध है वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। और इस वक्त मेरे साथ संतपाल राघव जी जुड़े हुए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे हम इस पूरी सिचुएशन पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संतपाल जी आपका एफएम न्यूज पर। जी सर जी देखिए, ये आज एक बड़ा तनाव है यूरोप के देशों में, पर्टिकुलरली नाटो कंट्रीज में, जो ये पोलैंड के अंदर में मिसाइल गिरा है। इससे नंबर 1 2 व्यक्तियों की मौत हुई है वहां पे मिसाइल से। अमेरिका ने बहुत ही कहा है कि हम प्रतिबंध है नाटो के देशों का 1-1 इंच की जगह की जो हम सुरक्षा के लिए करेंगे। जो बाइडेन साहब ने भी बोला है कि हम जांच करेंगे और हम यूक्रेन के साथ भी है और खुल के बोला है और नाटो कंट्रीज के साथ भी है। ये एक नया सिक्योरिटी वर्ल्ड ओवर है, क्योंकि आज आप देखें कि वहां पे G20 की मीटिंग थी, इस संकट को सॉल्व करने के लिए सभी देश आगे बढ़ रहे थे। यूएन के चीफ ने भी बोला है कि इसको एस्केलेट ना करें। रशिया ये कह रहा है, पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि साहब हमने ये नहीं मिसाइल जो है फायर किया है। इसके बाद जेलेंस्की साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभी हमारी आतंक जो है हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके इन्होंने आगे भी कर दिया है। तो स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। G7 की मीटिंग बुलाई बाइडेन साहब ने और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के और पोलैंड वगैरह के हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है तीखी प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल, देखिए मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी सर संक्षेप में। राघव सर, रूस ये कह रहा है गलती से मिसाइल फायर हुई है, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, रशिया जो है, आप अगर सिचुएशन को पूरा एनालाइज करें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली बात तो गलत टारगेट पे मिसाइल हो नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन रशिया जो अभी अपनी स्टेटमेंट दी है पुतिन साहब ने कि हमने ये इसमें नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, तो सेकेंडली उन्होंने वहां का जो उनके जो विदेश मंत्री G20 में गए थे, उन्होंने कल ही उनको मॉस्को बुला दिया। तो रशिया इसको इस टाइम पे एस्केलेट नहीं करना चाहता। बिल्कुल, और अगर ये पूरा मामला एस्केलेट होता है और नेटो इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाता है, जो कि अब तक नहीं हुआ है, तो ये विश्व युद्ध की तरफ ये स्थिति बढ़ सकती है, क्योंकि तमाम महाशक्तियां इन्वॉल्व हो जाएंगी। फिर चाहे हम यूरोपीय संघ की बात करें, चाहे हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, रूस पहले से ही जंग में है, और उधर से चीन जिसने पहले ही रूस को अपना समर्थन दिया हुआ है कि हम रूस के साइड है। जी देखिए, ये बात साफ है, जो नाटो का आर्टिकल 5 है जी, उसमें वो प्रतिबद्ध है हर एक देश की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी भी नाटो कंट्रीज पे अटैक होता है या कुछ
सुरक्षा सिक्योरिटी का होता है, तो वो एक नाटो की जिम्मेवारी है। आर्टिकल 5 जो नाटो के चीफ है, उन्होंने भी अपनी मीटिंग बुलाई है कि वो उसके लिए प्रतिबद्ध है और उसमें एक्शन लेना पड़ेगा नाटो कंट्रीज में। आप, मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर यूरोप के अंदर अगर ये हो गया तो ये एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने भी एक बड़ा सिस्टमेटिकली किया है, डिप्लॉयमेंट भी अपनी बढ़ा दी है, वहां पे एयर डिफेंस भी बढ़ा दिया है। नंबर भी उन्होंने बॉर्डर भी फेंस करना अपना शुरू कर दिया है। पोलैंड ने दरअसल पहले से ही अपना बॉर्डर फेंस करना शुरू कर दिया था। बीते दिनों ये खबरें आई थी कि वहां पर फेंसिंग शुरू हो चुकी है, तो तमाम ऐसी खबरें लगातार आ रही थी। और इस बीच इस तरह से मिसाइल से हमला करना, ये बहुत बड़ा जांच का विषय हो जाता है कि रूस की तरफ से अगर हुआ तो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। लापरवाही थी तो बहुत ज्यादा भारी ये लापरवाही पड़ सकती है, और अगर ये किसी अन्य देश ने किया है तो भी बड़ा सवालिया निशान बनता है, क्योंकि ये सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध को बढ़ावा दे सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो तमाम परिस्थितियां इस वक्त बहुत संवेदनशील बनी हुई हैं। एक तरफ G20 समिट आज ही खत्म हुआ है, लेकिन उससे पहले पोलैंड पर जिस तरह से मिसाइल गिरी है वो एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, क्योंकि अगर ये मामला आगे बढ़ा, अगर ये एस्केलेट हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है। बहरहाल फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।